2023 जो प्रोग्राम आप यहाँ ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, एनुअल समिट है आपका, 54वां समिट है ये, क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्योंकि इंडिया में इतनी अवेयरनेस तो है नहीं, लोग जानते नहीं है इस जो स्पीच डिसेबिलिटीज़ हैं या इस तरह की बीमारियाँ हैं उसके बारे में ज़्यादा अवेयरनेस है नहीं। तो जैसे अभी पूरी दुनिया में इस पे अवेयरनेस के ऊपर बात हो रही है, तो इंडिया को कहाँ समझ रहे हैं आप, किस जगह खड़ा हुआ है? आज की करंट डेट में देखा जाए तो डिसेबिलिटी का जो परसेंटेज है और उसमें से कितने लोग ट्रीटमेंट अवेल करते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा गैप है। इसके लिए अवेयरनेस एक बहुत बड़ा माध्यम हो सकती है, जो कि डेफिनेटली अगर गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स होंगे, पॉलिसी मेकिंग्स होंगी, तो ही ये एक अच्छी तरीके से लागू हो सकता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जैसे है इन्वॉल्व है इस पूरे प्रोसेस में, जैसे मैंने देखा बोर्ड के अंदर, तो वो लोग भी यहाँ पर हैं, उनके प्रतिनिधि भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, पूरी इंडिया से लोग आए हैं, अलग अलग फील्ड से लोग आए हैं, कंपनीज़ भी आई हैं बहुत सारी जो आपके पार्टनर्स हैं इस पूरे प्रोग्राम्स के अंदर। तो बेसिकली उसमें क्या इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? क्या आम लोगों का तो यहाँ पे है नहीं, सारे प्रोफेशनल्स ही हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्या है इसको? सर यहाँ पे इकट्ठा होने का ऑब्जेक्टिव है जितने प्रोफेशनल हैं, ये एक साइंटिफिक कॉन्फ्रेंस है। तो यहाँ पे हम अपने आप को पढ़ा के इम्प्रूव करते हैं, जैसे कि CME होती है, हमारी CRE होती है। इस कॉन्फ्रेंस से हम अपना ज्ञान ज़्यादा बढ़ाते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी उपलब्धियाँ हैं, कंपनी वाले नई टेक्नोलॉजीज़ लेकर आ रही हैं, तो वो हमें बताती हैं कि क्या क्या चीज़ें जो हैं हमारे पास आ गई हैं। तो हमारा इकट्ठा होने का मतलब है कि यहाँ पे एक लोगों को संदेश जाए कि ये कम्युनिटी जो है, इसमें हम लोग उन डिसेबिलिटी का काम करते हैं, उन पे काम करते हैं जिनको नज़रअंदाज कर दिया जाता है, और हमारे थ्रू एक एक जो पूरे देश के हिस्से से आए हैं लोग, उनके हर एक इंडिविजुअल के थ्रू ये संदेश आगे पहुंचता जाए। हियरिंग एड की भी बात हो रही है, यहाँ बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो हियरिंग एड की बात कर रही हैं, अपने प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए भी कुछ कंपनीज़ आई होंगी बेसिकली। और इसके साथ साथ ये स्पीच की भी बहुत बात हो रही है कि बोलने में जब दिक्कत होती है, शब्दों को नहीं समझ पाते हैं लोग, उस विषय में थोड़ा सा प्रकाश डालिए, किस तरह की क्या बीमारी है और क्या नाम है उसका आपकी भाषा में? ठीक है, मैं हियरिंग एड पे बताऊंगा। हाँ। हियरिंग एड तब लगाई जाती है जब आपको सुनने में कुछ परेशानी आती है, उससे लेकर आपको इतनी सुनने में परेशानी आती है कि आपको बिल्कुल सुनना बंद हो जाता है। हियरिंग एड एक आपका ऐसा यंत्र है जो आपको, जब आप सुनना कम हो जाता है, काफ़ी बार ऐसा होता है कि आप देखते हैं उम्र के साथ बड़े बुजुर्ग जो होते हैं वो आवाज़ों को गलत सुनते हैं, वो भी एक ना सुनने का लक्षण है। तो हियरिंग एड इन सारी परेशानियों को दूर करती है। पहला पर्पस हियरिंग एड का, लोगों को लगता है आप बहरे हो गए तो आपको सुना रहे हैं, उसका पहला काम नहीं है। जैसे हमारा चश्मा है, मैं चश्मा लगा रहा हूँ, उसके दो कारण हैं, एक मैं अच्छा देख पाऊँ, दूसरा कि मेरी जो दिखाई की क्षमता है वो और घटे नहीं। वैसे ही हियरिंग एड का रोल है, अगर आप एक बार हम हियरिंग एड लगा लेते हैं तो उसके बाद हमारी जो और घटने की क्षमता है और उसकी प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ती नहीं है। तो इसको तो हिंदुस्तान के अंदर बीमारी लोग मानते ही नहीं हैं और क्या बोलते हैं उसको, नज़रअंदाज करते हैं लगातार, मतलब अवेयरनेस नहीं है बिल्कुल भी, और उसको बड़ा इजीली लेते हैं। अगर कोई कम सुनता भी है तो मजाकिया लहजे में बात हो जाती है, लेकिन उसको इग्नोर कर देते हैं, हम उसको सीरियसली नहीं लेते। क्या आप कहना चाह रहे हैं, इसको सीरियस लेना चाहिए, गंभीर? इसको बहुत सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि हियरिंग एड सिर्फ सुनाई की परेशानी नहीं है, इसके वजह से आपकी याददाश्त जाती है, आपका जो लाइफस्टाइल है वो इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा स्पीच के बारे में बात बताइए थोड़ा सा, क्योंकि हेयरिंग के बारे में तो इन्होंने बताया, स्पीच के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि मैं एक बीमारी भी लिखी हुई थी, मुझे शायद नाम यहाँ नहीं, जिसको मेन है ऑटिज्म। हाँ, तो आपने जैसा कहा कि स्पीच में सिर्फ समझने की प्रॉब्लम होती है, नहीं, ऐसा नहीं है। स्पीच में कई सारी तरीके की प्रॉब्लम होती है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होने के बाद में वोकल अब्यूज़ या जैसे ज़्यादा बात या बहुत गलत तरीके से अपनी ध्वनि का इस्तेमाल करने के कारण भी आपको जैसे आवाज़ की जो मधुरता होती है वो चली जाती है, उसको बोलते हैं हार्शनेस ऑफ वॉइस और वॉइस डिसऑर्डर इन सिंपल टर्म्स। इसके अलावा और भी कई सारी तरीके की जैसे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज़ होती हैं, जैसे अभी आप बता रहे थे न्यूरो ऑटिज्म करके आपने देखा है। उसके अलावा निगलने से संबंधित यानी कि स्वॉलोइंग से संबंधित परेशानियाँ भी जो होती हैं वो हम कम्युनिकेशन डिसऑर्डर और एज ए स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं इन सारी चीज़ों को ट्रीट करते हैं। तो आप लोग एक्सपर्ट्स हैं, क्या नया सीखा और क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं आपका, वो
क्या समझें और किस तरह से इन बीमारियों को लें, या डिसेबिलिटीज़ बोल रहे हैं आप, तो बहुत बड़ी बात बोल रहे हैं डिसेबिलिटीज़। लोग तो यहाँ पे डिसेबिलिटीज़ तो जब हाथ पैर हट जाता है, कट जाता है, तब मानते हैं डिसेबिलिटीज़। अगर सुनना और कम सुनना इसको या बोलने को कभी डिसेबिलिटीज़ में रखा ही नहीं गया, तो ये नया कॉन्सेप्ट है या कई सारी चीज़ों को डिसेबिलिटी के अंदर रखा गया है। नहीं, मैं जनमानस की बात कर रहा हूँ। साइंटिफिकली रखा गया है, लेकिन जनमानस की जो सोच है ना, वो अपनी सोच, जो लोकल सोच है, वो नहीं मानते कि हम डिसेबल हैं। मैं वो कहना चाह रहा हूँ। तो नहीं, इसमें ऐसा है कि एक बोल सकते हैं कि इग्नोरेंस है। इग्नोरेंस है। छोटी मोटी समस्या हम समझ करके उसको इग्नोर कर देते हैं, बट लॉन्ग टर्म में ये जा करके एक बड़ा एक अभिशाप बन सकती है। अगर आप जैसे एक बचपन में कोई बच्चे को एक्सपोजर नहीं मिल रहा है ज़्यादा लोगों से मिलने का, घर में बस जैसे आजकल का माहौल देखा जाएगा, माँ बाप दोनों वर्किंग हैं, एक मेड आकर के बच्चे का ध्यान रखती है, चलता रहता है, बच्चा थोड़ा बोल रहा है, कम बोल रहा है। लॉन्ग टर्म में जा कर के ऐसा हो सकता है कि बच्चा काफ़ी कम बोलना सीखे और आगे जा कर के ये सब पर्सनालिटी से भी संबंधित है क्या? इसका मैं आपसे पूछना चाहूँगा डॉक्टर साहब, ये सारा कुछ है क्या? मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा है या समाज के परिवेश की वजह से भी ऐसा हो जाता है कि बच्चे इनसिक्योर फील करते हैं या बोलने में हिचकिचाहट हो जाती है? जी बिल्कुल होता है ये। या इसको दूर किया जा सकता है? वैसे अब कल्चर इसका सीधा समाधान है कि आप स्पीच थेरेपी कराते हैं तो ये दूर हो जाता है। जो आपने बातें बताई हैं बिल्कुल उन सब चीज़ों से अफेक्ट पड़ता है। और स्पीच थेरेपी, प्रॉपर काउंसलिंग, पेरेंट की काउंसलिंग से हम लोग काफ़ी हद तक बच्चे को नॉर्मल बना देते हैं। आप क्या करते हैं डॉक्टर साहब? क्या क्लिनिक चलाते हैं, क्या करते हैं? हाँ, मेरा प्राइवेट क्लिनिक है, दिल्ली में है, आर.के. पुरम में। तो मैं ऑडियोलॉजी प्रैक्टिस करता हूँ। जिनको सुनने की परेशानी होती है मैं उसकी प्रैक्टिस करता हूँ। तो मेरा काम है जो लोगों को सुनने की परेशानी की शिकायत से आते हैं उनके कान की पूरी जाँच करना और उनको अगर कानों की मशीन या हेयरिंग एड जो आपने बोला वो लगाना। तो आप एक बार बता दीजिए कहाँ है आपका क्लिनिक? अगर आप अच्छा लगता है, कुछ उनको समस्या है, तो शायद आपको संपर्क कर सकते हैं। जी बिल्कुल। मेरा क्लिनिक जो है आर.के. पुरम सेक्टर 2 में है, नई दिल्ली में। अच्छा। और मैं पिछले यहाँ पे 5 साल से अपना प्राइवेट कर रहा हूँ। मैं पिछले 10 साल से ऑडियोलॉजी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। देखिए, आप गंभीरता से लीजिए, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि ये गंभीर बीमारी का खतरा भी हो सकता है। आपको ऐसा हो कि आप बिल्कुल सुनने से ही महरूम हो जाएं, तो समय रहते अगर आप हियरिंग एड का इस्तेमाल करेंगे तो बीमारी वहीं रुकेगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है और इसको निगलेक्ट मत करिए। आपको क्या लगता है, अगर आपको कुछ कंसल्ट करना है तो डॉक्टर साहब ने अपना नाम और दिया है, बताया है क्लिनिक, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब से मिनी संसद के लिए मैं मनोज सुराजी। जय हिंद, जय भारत।